3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, इतना पैसा लगाने के बाद भी लोग अपने ही फ्लैट में खुश नहीं है। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन ये सच है। मैंने ऐसे कई बायर्स देखे हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए का फ्लैट तो खरीद लिया, लेकिन कुछ महीनों बाद ही अपने डिसीजन पर रिग्रेट करते हुए दिखे। रीजन सिर्फ एक ही था कि प्रोजेक्ट खरीदने से पहले उसे सही तरीके से इवेल्युएट नहीं किया। क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता, वो आपके लिए सही है या नहीं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि आजकल बायर्स पहले के कंपैरिजन में काफी ज्यादा वेल इन्फॉर्म्ड हो गए हैं, इन्फॉर्मेशन पहले से कहीं ज्यादा अवेलेबल है। लेकिन इन्फॉर्मेशन जितनी बड़ी है, कंफ्यूजन भी उतना ही बड़ा है। सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर्स, ब्रोकर्स, एडवर्टाइजमेंट्स, हर बिल्डर अपना प्रोजेक्ट सबसे अच्छा बता रहा है। रिजल्ट क्या होता है कि लोग कंपैरिजन तो करते हैं, लेकिन अक्सर गलत पैरामीटर्स पर। कुछ लोग बिल्डर के ब्रांड नेम पर डिसीजन ले लेते हैं, कुछ क्लब हाउस देखकर इंप्रेस हो जाते हैं, कुछ सैंपल फ्लैट देखकर बुकिंग कर लेते हैं, और कुछ किसी ब्रोकर की सिर्फ एक लाइन सुन लेते हैं, सर यही प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा एप्रिसिएशन देगा। और एप्रिसिएशन जो है ना, ये शब्द शायद गुड़गांव रियल एस्टेट का सबसे ज्यादा ओवर यूज्ड वर्ड हो चुका है। इतना ओवर यूज्ड कि बायर्स उसके आगे कुछ और देखने बंद कर देते हैं। सच कहूं, सिर्फ एप्रिसिएशन के चक्कर में लोग ऐसे प्रोजेक्ट खरीद लेते हैं जो उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग, उनकी जो लाइफस्टाइल है वो, और उनके लॉन्ग टर्म गोल से मैच ही नहीं करते, और फिर बाद में परेशान होते हैं। कुछ की कंप्लेंट है कि प्रोजेक्ट तो अच्छा था, एप्रिसिएशन ही नहीं आया। कोई कहता है कि जी बिल्डर ने कंस्ट्रक्शन ही नहीं शुरू की, और कोई इस वजह से परेशान है कि बाद में पता चला जी हमारे टावर के सामने तो कोई दूसरा टावर आ गया, दूसरा प्रोजेक्ट आ गया। और कोई बेचारा इसलिए परेशान है कि पेमेंट प्लान इतना अग्रेसिव था कि उसकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग ही बिगड़ गई। लेकिन ये 3 करोड़ या 5 करोड़ रुपए का फैसला क्या ऐसे ही लिया जाना चाहिए? मुझे नहीं लगता। इसलिए आज मैं आपको कोई प्रोजेक्ट रिकमेंड नहीं करने वाला हूं। आज मैं आपको दूंगा एक प्रॉपर्टी इवेल्युएशन फ्रेमवर्क, 6 सिंपल टेस्ट जो आपको बताएंगे कि कोई प्रोजेक्ट अच्छा है या नहीं, बल्कि वो प्रोजेक्ट आपके लिए सही है या नहीं। इसमें हम 6 टेस्ट करेंगे: लोकेशन, डेवलपर, प्रोडक्ट, फाइनेंशियल्स, एंड यूजर्स, और प्राइस एंड वैल्यू। अगर आपने ये 6 टेस्ट ठीक से कर लिए तो अगली बार कोई भी बिल्डर, कोई भी ब्रोकर या कोई भी इन्फ्लुएंसर आपको आसानी से कंफ्यूज नहीं कर पाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजीव वर्मा, और आप देख रहे हैं मकान मैटर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रोजेक्ट एवेल्युएट करने में इतना मुश्किल क्या है। लोकेशन देखी, बिल्डर देखा, प्राइस देखा, बजट में आया और हमने बुक करा लिया। यही तो करते हैं ज्यादातर लोग। लेकिन अगर यही तरीका सही होता तो इतने सारे बायर्स बाद में रिग्रेट क्यों करते? देखिए, असल प्रॉब्लम जो है वो प्रोजेक्ट नहीं होती है। प्रॉब्लम होती है सिलेक्शन प्रोसेस में। गलत प्रोजेक्ट कम खरीदे जाते हैं, गलत तरीके से प्रोजेक्ट ज्यादा खरीदे जाते हैं। और यही वजह है कि किसी भी प्रोजेक्ट को देखने से पहले हर बायर को एक सवाल जरूर पूछना चाहिए कि क्या ये प्रोजेक्ट मेरे बनाए हुए हर टेस्ट को पास करता है। अगर जवाब हाँ है तो प्रोजेक्ट शॉर्टलिस्ट कर लीजिए। अगर एक दो जो बड़े टेस्ट हैं वो फेल हो जाएं, तो फिर चाहे ब्रोशर कितना भी फैंसी हो, आप उसे शॉर्टलिस्ट मत कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं प्रॉपर्टी इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क। टेस्ट नंबर 1, लोकेशन टेस्ट। किसी भी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है लोकेशन। क्योंकि प्रोजेक्ट की बिल्डिंग रेनोवेट हो सकती है, अमेनिटीज अपग्रेड हो सकती है, मेंटेनेंस भी टाइम के साथ बेहतर या खराब हो सकती है, लेकिन लोकेशन कभी नहीं बदलती। लेकिन लोकेशन का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि पास में स्कूल है, हॉस्पिटल है, मेट्रो है या मॉल है। ये सब भी जरूरी है, लेकिन किसी लोकेशन को एवेल्युएट करने के लिए आपको इससे कहीं ज्यादा डेप्थ में जाना पड़ेगा। सबसे पहला सवाल, क्या ये लोकेशन अगले 10-15 साल बाद भी डिमांड में रहेगी, या सिर्फ आज मार्केटिंग की वजह से ही चर्चा में है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी लोकेशन को प्रमोट करने के लिए बिल्डर्स जो हैं वो ब्रोकर्स को इतने अच्छे इंसेंटिव देते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से लगातार वीडियोस और रील्स बनाई हुई जाती हैं, और कुछ ही दिनों में ऐसा माहौल बन जाता है कि आपको लगने लगता है कि हर जगह इसी प्रोजेक्ट की, इसी लोकेशन की बात हो रही है, तो ये जरूर बहुत अच्छा होगा। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केटिंग और मार्केट डिमांड दोनों एक चीजें नहीं है। कई बार रिमोट लोकेशंस जो हैं वो टूरिज्म के नाम पे, फ्यूचर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के नाम पे, या प्रपोज कनेक्टिविटी के नाम पे प्रेजेंट की जाती है, और वहां ऐसे प्रोजेक्ट प्रमोट किए जाते हैं जिनकी एक्चुअल डिमांड बनने में अभी शायद कई सालों लग सकते हैं। और कई बार तो उस प्रॉपर्टी का जो एक्चुअल एंड यूजर होता है वो भी आइडेंटिफाइड ही नहीं होता। यानी आखिरकार वहां आकर रहेगा कौन, उस प्रॉपर्टी को खरीदेगा कौन, या किराए पे कौन लेगा, इसका जवाब भी जो है वो साफ नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि हर ऐसी लोकेशन खराब होती है, लेकिन सिर्फ मार्केटिंग देखकर इन्वेस्टमेंट करना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। एक एक्सपीरियंस्ड बायर या सीजन्ड इन्वेस्टर जो होता है वो सिर्फ इस बात से अट्रैक्ट नहीं होता कि कौन सा प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है।
वो ये समझने की कोशिश करता है कि उस लोकेशन की डिमांड एक्चुअली किस वजह से बनेगी, एंड यूजर वहां पर कौन आएगा। अब दूसरा सवाल, लोकेशन के साथ साथ आप ये भी देखो कि प्रोजेक्ट के ऊपर से कोई हाई टेंशन वायर तो नहीं जा रही है। अगर जा रही है तो क्या उसे हटाने का कोई अप्रूव्ड प्लानिंग है, या सिर्फ प्रॉमिस ही किए जा रहे हैं। लोकेशन पे तीसरी चीज ये चेक करिए कि प्रोजेक्ट की जो एक्चुअल एक्सेस रोड है वो कैसी है। कई बार शुरू में जो होती है वो एक्सेस रोड किसी और तरफ से दिखाते हैं, लेकिन पोजीशन के बाद पता चलता है कि एक्चुअल जो रोड है वो उसकी दूसरी तरफ से, या फिर जो सड़क दिखाई जाती है वो पहले बहुत चौड़ी दिखाई जाती है और बाद में पता चलता है कि रोड तो इतनी चौड़ी है ही नहीं, वो तो रोड बहुत छोटी है। चौथी चीज ये जरूर चेक कीजिए कि प्रोजेक्ट के आसपास की सराउंडिंग कैसी है। क्या आसपास कोई विलेज है, या कोई और मेजर इशू तो नहीं है। अगर है तो उसका फ्यूचर डेवलपमेंट, प्रिवेसी या आपकी डे टू डे लिविंग पर कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है या नहीं। क्या प्रोजेक्ट में कोई रेवेन्यू रोड है जहां पब्लिक मूवमेंट हमेशा बनी रहेगी। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लोकेशन कैसी है, ये सब भी चेक करिए। और आखिर में सबसे जरूरी सवाल, अगर इन सब में से कुछ चीजें कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, तो क्या प्रोजेक्ट की प्राइस उस हिसाब से जस्टिफाई होती है। क्योंकि ये कोई भी लोकेशन बिल्कुल परफेक्ट नहीं होती। अगर किसी लोकेशन में कुछ कमियां हैं और शायद आपको उन कमियों से इतना फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन बिल्डर ने उसी हिसाब से प्राइसिंग रखी है, तो हो सकता है वो प्रोजेक्ट आपके लिए फिर भी एक अच्छा ऑप्शन हो। लेकिन अगर लोकेशन में भी कॉम्प्रोमाइजेस हैं और प्राइस भी प्रीमियम है, तो आपको दोबारा सोचने की जरूरत है। आप प्रॉपर्टी की कीमत ही नहीं दे रहे हैं, आप उस लोकेशन की भी कीमत दे रहे हैं। इसलिए अगर लोकेशन एवरेज है तो प्राइसिंग भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। तो लोकेशन को हमेशा उसकी ग्राउंड रियलिटी पर इवेल्युएट कीजिए, मार्केटिंग की नॉइस से नहीं। दूसरा टेस्ट, डेवलपर टेस्ट। अब मान लीजिए लोकेशन टेस्ट में प्रोजेक्ट जो है वो पास हो गया। अब अगला सवाल है कि बिल्डर कैसा है। लेकिन बिल्डर को इवैल्यूएट करने का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि वो कितने साल पुराना है या उसने कितने प्रोजेक्ट बना दिए। आजकल मार्केटिंग इतनी ज़्यादा हो गई है कि कई बार लोग बिल्डर की रियलिटी से ज़्यादा उसकी ब्रांडिंग से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। लेकिन बिल्डर की पहचान उसकी एडवर्टाइजमेंट से नहीं, उसके काम से होती है। सबसे पहले ये देखिए कि क्या बिल्डर जो है वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है या नहीं। अगर तो वो लिस्टेड कंपनी है तो उसके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और पब्लिक इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से मिल जाएगी, वो आप देख सकते हैं। अगर लिस्टेड नहीं है तो उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, मार्केट रेपुटेशन और एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी को समझने की कोशिश करिए। दूसरी बात, क्या उस बिल्डर का नाम किसी बड़े फ्रॉड या किसी सीरियस लीगल डिस्प्यूट या फाइनेंशियल इरेगुलरिटी में आया है। क्योंकि आखिरकार आप उससे काफी सारा पैसा, शायद 3 4 5 करोड़ रुपए देने जा रहे हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी जानना जो है वो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो ये जरूर चेक कीजिए। अब बात करते हैं बिल्डर के ट्रैक रिकॉर्ड की। क्या बिल्डर ने अपने पुराने प्रोजेक्ट टाइम से पूरे किए हैं। अगर डिले हुआ है तो उसकी वजह क्या हुई थी। क्योंकि हर डिले किसी बिल्डर की गलती से हो ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर लगभग हर प्रोजेक्ट में डिले की स्टोरी है तो ये एक वार्निंग साइन हो सकता है। इसके बाद देखिए कि क्या बिल्डर ने जो ब्रोशर में प्रोमिस किए थे वो वास्तव में डिलीवर भी किए थे या नहीं। क्लब हाउस, मैनिटीज, स्पेसिफिकेशन, लैंडस्केप, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, क्या पोजेशन के टाइम पे सब कुछ वो मिला जो उसने बोला था। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, बिल्डर के जो पुराने प्रोजेक्ट थे वो आज कैसे दिखते हैं। अगर किसी बिल्डर का 10 15 साल पुराना प्रोजेक्ट आज भी अच्छी कंडीशन में है, मेंटेनेंस अच्छी है, रेजिडेंट्स जो है वहाँ खुश हैं और रीसेल डिमांड भी बनी हुई है, तो ये उस बिल्डर की क्वालिटी के बारे में बहुत कुछ बता देता है। अगर मौका मिले तो उस बिल्डर के किसी पुराने प्रोजेक्ट में जाइए, वहाँ रहने वालों से, कुछ रेजिडेंट से बात कीजिए। यकीन मानिए वो आपको ऐसी बातें बताएँगे जो किसी सेल्स गैलरी में कभी नहीं बताई जा सकती। रियल एस्टेट में बिल्डर सिर्फ फ्लैट्स ही नहीं बनाता, वो अपनी रेपुटेशन भी बनाता है। इसलिए हमेशा देखिए कि पिछले 10 15 सालों में उसने क्या रेपुटेशन कमाई, या सिर्फ प्रोजेक्ट ही लॉन्च किए हैं। अब मान लीजिए एक कंडीशन ऐसी आ गई कि बिल्डर जो है वो बिल्कुल नया है, तो क्या इसका मतलब जो है वो प्रोजेक्ट खराब बनाएगा? ये कुछ ज़रूरी नहीं है। कई बार बिल्डर नया होता है लेकिन उसके जो प्रमोटर्स को जो रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत पुराना होता है। कोई पहले लैंड एग्रीगेशन का काम कर चुका होता है, कोई किसी बड़े रियल एस्टेट ग्रुप का पार्ट रह चुका होता है, या किसी दूसरे सेगमेंट में काफ़ी डेवलपमेंट कर चुका होता है। इसलिए सिर्फ नया बिल्डर देखकर डिसीजन मत लीजिए, उसके पीछे का एक्सपीरियंस भी समझिए। और अगर बिल्डर बिल्कुल नया है तो एक और तरीका है उसकी कैपेबिलिटी समझने का। देखिए कि उसने प्रोजेक्ट के साथ किन-किन कंपनीज़ को चुना है, किन-किन कंपनीज़ के साथ पार्टनरशिप की है, कंस्ट्रक्शन कौन कर रहा है, आर्किटेक्ट कौन है, लैंडस्केपिंग कौन कर रहा है, इंटीरियर डिज़ाइन किसके पास है, फैसिलिटी मैनेजमेंट या हॉस्पिटैलिटी पार्टनर कौन है। अगर इन सभी कामों के लिए अच्छी और एक्सपीरियंस्ड कंपनीज़ चुनी गई हैं, तो बिल्डर के लिए आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। लेकिन फिर भी जो फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो बिल्डर की ही होती है। इसलिए इन पार्टनर्स को एक पॉजिटिव पॉइंट मानिए, लेकिन डिसीजन लेने का ये सिंगल बेसिस मत बनाइए। और बिल्डर टेस्ट का आखिरी पॉइंट ये है कि ये हमेशा याद रखना चाहिए कि बिल्डर का जो ब्रांड नेम है वो कॉन्फिडेंस तो दे सकता है, लेकिन आंख बंद करके डिसीजन लेने की वजह नहीं बन सकता।
हर बड़े बिल्डर में भी कुछ शानदार प्रोजेक्ट होते हैं और कुछ एवरेज प्रोजेक्ट भी होते हैं, इसलिए सिर्फ बिल्डर पे पैसा मत लगाइए, बिल्डर के प्रोजेक्ट पे पैसा लगाइए और बिल्डर को हमेशा उसके ट्रैक रिकॉर्ड, एग्जीक्यूशन क्वालिटी, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और एग्जिस्टिंग जो रेजिडेंट्स का एक्सपीरियंस है उससे एवेल्यूएट करिए, सिर्फ ब्रांड नेम से नहीं। चलिए अब शुरू करते हैं टेस्ट नंबर 3, प्रोडक्ट टेस्ट। अब तक हमने लोकेशन देख ली, बिल्डर भी देख लिया। अगर ये दोनों टेस्ट प्रोजेक्ट ने पास कर लिए हैं तो अब बारी है प्रोडक्ट टेस्ट की। और मेरे हिसाब से बायर को सिर्फ प्रोडक्ट देखना ही नहीं चाहिए, उसको समझना भी चाहिए। आजकल सोशल मीडिया पे जो शानदार क्लब हाउस, लग्जरी लॉबीज, सैंपल फ्लैट और सिनेमैटिक वीडियो देखकर लोग बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों में देखने को आया कि ज्यादातर प्रोजेक्ट तो सैंपल फ्लैट बनने से पहले ही सोल्ड आउट हो जाते हैं। तो क्या इसका मतलब है कि आप उस प्रोजेक्ट को इवेल्युएट ही नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। बस आपको सैंपल फ्लैट से आगे जाकर प्रोजेक्ट की प्लानिंग को समझना होगा। सबसे पहले देखिए कि प्रोजेक्ट कितने एकड़ में बन रहा है, उस लैंड पार्सल पर कितने टावर हैं और कितने अपार्टमेंट बनाए जाते हैं, क्योंकि यही चीज़ जो है वो डिसाइड करेगी कि प्रोजेक्ट लो डेंसिटी होगा या हाई डेंसिटी। हालांकि अब लैंड इतनी महंगी हो चुकी है तो बड़े शहरों में लो डेंसिटी प्रोजेक्ट एक्सपेक्ट करना तो बहुत मुश्किल हो गया है। लो डेंसिटी से मतलब है कि 50-60 की डेंसिटी, लेकिन आजकल तो 70 को भी बिल्डर जो है वो लो डेंसिटी बोलने लग गए हैं। वैसे अब तो 90 और 100 की डेंसिटी भी आम बात हो गई है। पर आपको डेंसिटी को ध्यान में रखते हुए उस प्रोजेक्ट की पूरी प्लानिंग देखनी चाहिए, क्योंकि अगर प्लानिंग एफिशिएंट होगी तो हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट में भी कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन एक खराब प्लानिंग का असर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा, चाहे वो प्रोजेक्ट लो डेंसिटी ही क्यों ना हो। अब इसके बाद आप फ्लोर प्लान देखिए और यहाँ पर ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझिए कि स्पेशली दिल्ली एनसीआर में ज्यादातर बिल्डर जो है वो फ्लैट को सुपर एरिया के हिसाब से देखते हैं। लेकिन जिस जगह का आप एक्चुअल इस्तेमाल करने वाले हैं, जो अंदर का एरिया है, उसे हम कारपेट एरिया बोलते हैं। यानी लॉबी, लिफ्ट, कॉरिडोर, क्लब हाउस, कॉमन एरिया, इन सब का पार्ट जो है सुपर एरिया में जुड़ा जाता है। और इसकी जो रेशो होती है वो अलग अलग होती है। अब कई बार रियलिटी में 1800 स्क्वायर फुट का फ्लैट जो होता है वो 2000 स्क्वायर फुट से भी ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। इसलिए सिर्फ सुपर एरिया मत देखिए, सुपर एरिया और कारपेट एरिया का रेशो भी समझिए और ये देखिए कि आपकी फैमिली के लिए एक्चुअल यूजेबल जो स्पेस है वो सफिशिएंट है या नहीं। और साथ साथ जो है आप सीलिंग हाइट भी देखिए, क्योंकि फ्लोर एरिया बड़ा होने के बावजूद अगर सीलिंग हाइट कम हुई तो घर जो है वो खुला गला महसूस नहीं होगा। कई अपार्टमेंट जो हैं वो साइज़ में बड़े होते हैं, लेकिन अंदर जाते ही जो है वो थोड़ा सफोकेटिंग महसूस होता है, वो सीलिंग हाइट की वज़ह से होता है। तो इसलिए वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसको भी ज़रूर आप कंसीडर कीजिए। अब उसके बाद आप मास्टर प्लान भी देखिए, टावर का प्लेसमेंट कैसा है, टावर के बीच सफिशिएंट स्पेस है या नहीं, नेचुरल लाइट और क्रॉस वेंटिलेशन मिल रही है या नहीं, ये सब भी देखिए। अब एक ऐसा पॉइंट जिस पर बहुत कम बायर ध्यान देते हैं कि ईडब्ल्यूएस अपार्टमेंट कहाँ बनाए जा रहे हैं, उनकी एंट्री कहाँ से है, मूवमेंट किस तरफ से है, क्या उसकी वजह से फ्यूचर में ट्रैफिक या प्राइवेसी या सिक्योरिटी पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा। ये छोटी बातें लगती हैं, लेकिन रोजमर्रा की लाइफ में इन्हीं सब का जो है बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अब पार्किंग भी देखिए, एक अपार्टमेंट के साथ कितनी पार्किंग है, कवर्ड है या ओपन है, अगर एक्स्ट्रा पार्किंग खरीदनी पड़े तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी, और अगर प्रोजेक्ट में स्टैक पार्किंग दी जा रही है तो पहले ये समझिए कि वो आपके डेली यूज के हिसाब से प्रैक्टिकल है भी या नहीं। अब अमेनिटीज की बात करते हैं, क्लब हाउस कितना बड़ा है, उस प्रोजेक्ट की जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से जो अमेनिटीज दी गई हैं वो सफिशिएंट है या नहीं है, और सबसे बड़ी बात कि क्या आप उन अमेनिटीज को वाकई यूज करने वाले हो, आपके काम की हैं, या वो सिर्फ प्रोजेक्ट के जो ब्रोशर को लग्जरी दिखाने के लिए उन्होंने बना दी। लग्जरी का मतलब सिर्फ इंपोर्टेड मार्बल और ग्रैंड लॉबी नहीं होता, लग्जरी का मतलब होता है कंफर्टेबल डेली लिविंग एक्सपीरियंस। इसलिए प्रोडक्ट को हमेशा देखकर आपको ये चीजें एवेल्युएट करनी पड़ेगी कि इस प्रोजेक्ट में रहना जो होगा वो कैसा होगा, क्योंकि ब्रोशर एक्सपीरियंस और लिविंग एक्सपीरियंस ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें होती हैं। अब आते हैं हम फोर्थ टेस्ट पे, फाइनेंशियल टेस्ट। अब तक हमने लोकेशन देख ली, बिल्डर भी देख लिया और प्रोडक्ट भी समझ लिया, लेकिन अब मैं जिस टेस्ट की बात करने वाला हूं, मेरे हिसाब से यही टेस्ट सबसे ज्यादा लोगों की वेल्थ बनाता है और सबसे ज्यादा लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम में भी डालता है। फाइनेंशियल टेस्ट। मैंने गुड़गांव में ऐसे बहुत सारे बायर्स देखे हैं जिन्होंने गलत प्रोजेक्ट नहीं खरीदा, उन्होंने गलत फाइनेंशियल प्लानिंग की और बाद में उन्हें जो है बहुत परेशानी हुई। तब उनको लगा कि जी अब उन्होंने गलत प्रोजेक्ट खरीद लिया, जबकि असली प्रॉब्लम प्रोजेक्ट में नहीं थी, पेमेंट प्लानिंग में थी। आज मार्केट में आपको जो इतनी सारी डिस्ट्रेस डील दिखाई देती हैं उनमें से बहुत ज्यादा डील सिर्फ गलत फाइनेंशियल प्लानिंग की वजह से है। प्रॉपर्टी का ईओआई देना, बुकिंग कराना बहुत आसान है, लेकिन प्रॉपर्टी को पोजेशन तक लेकर जाना काफी डिफिकल्ट होता है, बड़ी पेशेंस चाहिए होती है। इसलिए प्रोजेक्ट चुनने से पहले पेमेंट प्लान को ध्यान से चुनिए, क्योंकि प्रॉपर्टी सिर्फ प्राइस देखकर नहीं खरीदी जाती, कैश फ्लो देखकर खरीदी जाती है। अपने आप से एक सवाल पूछिए कि क्या इस प्रोजेक्ट का जो पेमेंट प्लान है वो आपके इनकम के हिसाब से कंफर्टेबल है। अगर अगले 3-4 साल आपकी इनकम बिल्कुल नहीं बढ़ी तो क्या आप फिर भी हर डिमांड पूरी कर पाएंगे? अगर बिजनेस थोड़ा स्लो हो जाए
जॉब बदलनी पड़ जाए या कोई और इमरजेंसी आ जाए, तो क्या आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग फिर भी टिक पाएगी? और अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहे हैं, तो एक सवाल और पूछिए कि अगर किसी वजह से आपको एग्जिट नहीं मिला, तो क्या आप प्रोजेक्ट की पूरी पेमेंट आराम से कर पाएंगे? यही वो टफ क्वेश्चन है जो लोग बुकिंग के टाइम पर अपने आप से नहीं पूछते, लेकिन जब डिस्ट्रेस में सामान बेचना पड़ता है तो सबको ये सवाल याद आते हैं। और यहीं पे मैं अपने लास्ट वीडियो की बात करना चाहता हूँ, जिसमें हमने डिटेल में बात की थी कि प्राइस और परचेज दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। कई बार कम प्राइस वाली प्रॉपर्टी खरीदना मुश्किल होता है, और ज्यादा प्राइस वाली प्रॉपर्टी खरीदना अपने इजी पेमेंट प्लान की वजह से काफी आसान होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप उसे जाकर जरूर देखिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो में मैंने रियल एस्टेट के जो रियल प्रोजेक्ट्स हैं उनकी पूरी कैलकुलेशन के साथ समझाया है कि कैसे एक बेहतर कैश फ्लो प्लानिंग जो है कई बार महंगी प्रॉपर्टी को भी आसानी से खरीदने के लायक बना देती है, और कई बार सस्ती दिखने वाली प्रॉपर्टी बाहर खरीद ही नहीं पाता। इसलिए अगली बार सिर्फ ये मत पूछिए कि प्रॉपर्टी कितने की है, ये भी पूछिए कि पहली डिमांड कब आएगी, अगली डिमांड कब आएगी, पैसे अरेंज करने के लिए मेरे पास कितना टाइम है, अगर बीच में एग्जिट नहीं मिला तो क्या मैं पूरी फाइनेंशियल कमिटमेंट पूरी कर पाऊंगा या नहीं। यही लोग सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि बाकी सब तो बाद में मैनेज हो ही जाएगा, लेकिन बाद में कैश फ्लो बिगड़ जाता है और फिर मजबूरी में प्रॉपर्टी बेचनी पड़ जाती है। स्ट्रेच करना गलत नहीं है, लेकिन स्ट्रेस लेकर प्रॉपर्टी खरीदना शायद सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। इसलिए ऐसा प्रोजेक्ट चुनिए जिसका पेमेंट प्लान आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी और आपके कैश फ्लो और आपके फ्यूचर गोल्स इन तीनों के साथ मैच करता हो। क्योंकि सही प्रोजेक्ट आपकी वेल्थ बना सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग भी सही हो। तो चलिए अब करते हैं पांचवा टेस्ट, एंड यूजर टेस्ट। अब तक आपने लोकेशन, बिल्डर, प्रोडक्ट और फाइनेंशियल प्लानिंग सब समझ ली, लेकिन अब आता है एक सबसे अलग तरह का टेस्ट, एंड यूजर टेस्ट। यही वो टेस्ट है जो तय करेगा कि कोई प्रोजेक्ट आपके लिए सही है या नहीं, क्योंकि हर अच्छा प्रोजेक्ट हर बायर के लिए अच्छा हो ये जरूरी नहीं है। इसलिए सबसे पहले आपको खुद ये डिसाइड करना पड़ेगा ये प्रॉपर्टी आप क्यों खरीद रहे हो। क्या आप इसमें खुद रहने वाले हो अपनी फैमिली के साथ, या आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहे हो। अगर तो आप सेल्फ यूज के लिए खरीद रहे हो तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है डेली लिविंग एक्सपीरियंस। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहे हो तो आपको यह समझना होगा कि इस प्रोजेक्ट का एक्चुअल बायर या यूजर होगा कौन। और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है कि इस प्रोजेक्ट का एंड यूजर कौन है, कौन लोग यहाँ आके रहना पसंद करेंगे। यंग फैमिली, सीनियर सिटीजन, लग्जरी लाइफस्टाइल वाले बायर्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स या जॉइंट फैमिलीज। क्योंकि आखिरकार प्रॉपर्टी की डिमांड एंड यूजर से बनती है। अगर किसी प्रोजेक्ट का एंड यूजर ही आइडेंटिफाइड नहीं है तो फ्यूचर में उसकी डिमांड भी अफेक्टेड हो सकती है। इसलिए कभी भी सिर्फ ये मत सोचिए कि मुझे प्रोजेक्ट पसंद आया या नहीं, ये भी सोचिए कि आने वाले सालों में दूसरे बायर्स को भी ये प्रोजेक्ट पसंद आएगा। अगर फ्यूचर में आपको किसी कारण प्रॉपर्टी बेचनी पड़े तो क्या उसके बायर्स आसानी से मिल जाएंगे। अगर रेंट पे देनी पड़े तो क्या उस लोकेशन पे जो है वो रेंटल डिमांड होगी। याद रखिए कि रियल एस्टेट में एग्जिट स्ट्रेटेजी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है जितनी एंट्री। और आखिर में एक सवाल अपने आप से जरूर पूछिए कि क्या ये प्रोजेक्ट मेरे लाइफस्टाइल, मेरे बजट, मेरे फैमिली गोल्स और मेरे फ्यूचर प्लान्स इन सब के साथ मैच करता है। क्योंकि हो सकता है कोई प्रोजेक्ट मार्केट का बेस्ट प्रोजेक्ट हो, लेकिन अगर वो आपकी जरूरतों को मैच नहीं करता तो वो आपके लिए बेस्ट प्रोजेक्ट नहीं है। इसलिए दूसरों की पसंद से पहले आपको अपनी जरूरत को समझना पड़ेगा, क्योंकि सही प्रोजेक्ट वही है जो आपके लिए सही है। चलिए तो अब लास्ट में हम करेंगे प्राइस एंड वैल्यू टेस्ट। क्योंकि प्रोजेक्ट देखते ही सबसे पहला सवाल जो होता है वो इंसान के दिमाग में यही आता है कि रेट क्या है। 15,000 रुपए पर स्क्वायर फीट, 18,000, 25,000। लेकिन रियल एस्टेट में प्राइस और वैल्यू हमेशा एक जैसी नहीं होती। कोई प्रॉपर्टी सस्ती हो सकती है लेकिन वैल्यू अच्छी नहीं दे पाएगी। कोई प्रॉपर्टी महंगी होती है लेकिन प्राइस को पूरी तरह जस्टिफाई कर रही होती है। इसलिए सिर्फ रेट कंपेयर मत कीजिए, ये भी देखिए उस रेट के बदले आपको मिल क्या रहा है। लोकेशन कैसी है, बिल्डर कैसा है, प्रोडक्ट कैसा है, प्लानिंग कैसी है, फ्यूचर डिमांड कैसी हो सकती है, और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी कि क्या वो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में फिट बैठती है या नहीं। अगर इन सभी सवालों का जवाब हाँ है तो हो सकता है थोड़ी महंगी प्रॉपर्टी भी एक बेहतर डील साबित हो। और अगर ये सारे टेस्ट फेल हो रहे हैं तो सिर्फ कम रेट देखकर खुश मत हो जाइए, क्योंकि चीप प्रॉपर्टी और गुड वैल्यू दोनों अलग अलग बातें हैं। और हाँ, एक बात और, जब भी किसी प्रोजेक्ट की कॉस्ट कंपेयर करें तो सिर्फ बेसिक जो सेल प्राइस होती है उसको मत देखिए। उसके साथ और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जीएसटी, पीएलसी, पार्किंग चार्जेस, आईएफएमएस, क्लब मेंबरशिप, पोजेशन चार्जेस। और स्पेशली अगर आप रीसेल में ले रहे हो तो उसके जो ट्रांसफर चार्जेस हैं और जो प्रीमियम है, इन सब कॉस्ट को भी जोड़कर देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि उस प्रॉपर्टी की जो एक्चुअल एक्विजिशन कॉस्ट है जो आपको घर में पड़ने वाली है वो क्या है।
और यहाँ पर मैं आपको अपने चैनल के 2 वीडियो रिकमेंड करूँगा, जो आपको ज़रूर देखने चाहिए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक में तो मैंने बिल्डर के पूरे कॉस्ट स्ट्रक्चर और हिडन चार्जेस को डिटेल में डिस्कस किया है। दूसरा मेरा प्रीवियस वीडियो था जिसमें मैंने रियल प्रोजेक्ट्स की मदद से पूरी कैलकुलेशन से समझाया है कि कई बार ज़्यादा रेट वाली प्रॉपर्टी खरीदना कम रेट वाली प्रॉपर्टी से भी आसान हो सकता है। और यही वजह है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि रेट देखकर प्रॉपर्टी मत खरीदिए, वैल्यू देखकर खरीदिए। तो दोस्तों, यही था प्रॉपर्टी इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क। अगर अगली बार कोई बिल्डर, कोई ब्रोकर या कोई इन्फ्लुएंसर आपको कोई प्रोजेक्ट रिकमेंड करे, तो सीधे बुकिंग अमाउंट देने से पहले बस ये 6 टेस्ट जो है वो ज़रूर कर लीजिए। अगर प्रोजेक्ट इन ज़्यादातर टेस्ट पर खरा उतरता है, तो उसके सही होने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर नहीं उतरता, तो शायद थोड़ा रुक कर थोड़ी और रिसर्च करने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रॉपर्टी खरीदना उतना मुश्किल नहीं है, जितना सही प्रॉपर्टी खरीदना मुश्किल है। और मुझे उम्मीद है कि आज के बाद आप प्रोजेक्ट को सिर्फ ब्रोशर, लग्जरी अमेनिटीज या पर स्क्वायर फीट रेट से नहीं, बल्कि एक बायर की नजर से देखेंगे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो और लगता है कि ये फ्रेमवर्क दूसरे बायर्स की भी मदद कर सकता है, तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस सीरीज के अगले वीडियो में हम गुड़गांव के अलग अलग रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स को इसी फ्रेमवर्क के आधार पर एवेल्युएट करने की कोशिश करेंगे। मैं हूं संजीव वर्मा और आप देख रहे हैं मकान मैटर्स। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।